टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द एपोकलिप्स। अध्याय 301, गिल्ड और ड्रैगन। गिल्ड में सन्नाटा छा गया और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। सभी ने बेचैनी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा, तनाव बढ़ता गया। फिर एक एक करके वे उपहास करने लगे, उनमें से कुछ दबी हुई आवाज में हंस रहे थे। ड्रैगन, ब्रैम ने अपने कंधे हिलाते हुए कहा, हम खंडहर में हैं, किसी कालकोठरी में नहीं। हमारी टांग न खींचना, ज़ेंडर। रैना ने अपना सिर हिलाया। ड्रैगन, कहीं बीच में नहीं आ जाते ज़ेंडर। तुम मुझे बता रहे हो कि यहाँ ड्रैगन है? खंडहर में। ज़ेंडर ने अपना सिर जोर से हिलाया। नहीं, खंडहर में नहीं, बल्कि बाहर आसमान में। उसकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं। वे लगभग 4 हैं। फिर से कुछ देर के लिए विराम हुआ और फिर लाइरा ने धीमी सी सीटी बजाई। 5 ड्रैगन, बाहर। क्या बकवास है, तुम गंभीर नहीं हो सकते। ज़ेंडर के जवाब देने से पहले एक दूसरी और भी तेज दहाड़ ने हवा को चीर दिया। ग्रा, आवाज़ इतनी तेज थी कि उनके पैरों के नीचे की ज़मीन थोड़ी सी दरकती हुई लग रही थी। गिल्ड के सदस्य थोड़ा लड़खड़ाए, संतुलन बनाए रखने के लिए अपने पैरों को समायोजित किया क्योंकि दहाड़ हॉल में एक भयानक लहर की तरह गूंज रही थी जो खंडहरों से टकरा रही थी। देखा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ज़ेंडर ने कहा। यह कोई झूठा अलार्म नहीं है। मैं बस, कैलिड्रिस ने बीच में टोका। वह आगे बढ़ा, उसकी नज़र तीव्र थी। चलो जांच करते हैं। अगर वहाँ वाकई ड्रैगन है तो हमें बस उन्हें ख़त्म करना है। तुम लोगों को इस बारे में बड़ी बात करना बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारा एक पॉइंट है गिल्ड मास्टर। तो चलो बाहर चलते हैं। इसके साथ ही वे धीरे धीरे खंडहर से बाहर निकल गए। जैसे ही गिल्ड के सदस्य खंडहरों से बाहर निकले, ठंडी रात की हवा ने उन्हें छुआ, लेकिन उन्होंने ऊपर के काले आसमान पर एक नज़र भी नहीं डाली। हालांकि जिस क्षण उन्होंने ड्रैगन को देखा, समूह में निराशा की एक सामूहिक आह भर गई। 5 ड्रैगन, ब्रैम ने अपनी गर्दन रगड़ते हुए कहा। क्या दर्द है? हाँ, मैंने सोचा, लाइरा ने अपनी बाहें पार करते हुए कहा। आम बात है, हम एक साधारण मिशन पर भी आराम नहीं कर सकते। रैना ने रात के आसमान में आलसी ढंग से चक्कर लगा रहे ड्रैगन को देखा। लगता है ज़ेंडर पूरी तरह से पागल नहीं था। कम से कम वे अभी तक हमला नहीं कर रहे हैं, ज़ेंडर ने कहा। गिल्ड के सदस्यों ने पहले के तनाव को दूर करना शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि ड्रैगन से छुटकारा पाने के लिए यह उनके लिए एक और काम होगा। हालांकि यह उनका पहली बार ड्रैगन के खिलाफ लड़ने का मौका था, लेकिन वे अन्य विशाल वर्ग के राक्षसों से लड़ने के अपने अनुभव के साथ निश्चित थे, वे कोई समस्या नहीं होंगे। बड़ी बात है, कैलिड्रिस ने आगे बढ़ते हुए कहा, उसकी आंखों में अचानक तीव्र भाव आ गया। ड्रैगन हमें डराते नहीं हैं। ये बस एक और काम है जिसे पूरा करना है। उसने आसमान को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वे सबसे नज़दीकी ड्रैगन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उसके सिर के ऊपर एक सफ़ेद स्केल वाला जानवर ड्रैगन खड़ा था। ये नज़ारा अजीब था क्योंकि यह अजीब तरह से छोटा और मानवीय लग रहा था। कैलिड्रिस की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में एक मृत भाव दिखाई दिया। वह सफ़ेद ड्रैगन वाला उनका नेता होना चाहिए, उसने कहा। जैसे ही उसने कहा, एक सुनहरी प्रतिभा खिड़की भौतिक हो गई। राक्षस, ड्रैगन अधिपति उम्मीदवार, रैंक एसएसएस जोड़, क्लास मध्यम, कुल लड़ाकू शक्ति 236,812 एसएसएस जोड़ रैंक। सिस्टम टिप्पणी, प्राचीन ड्रैगन भगवान का वंशज, एक ऐसा प्राणी जिसने कभी ब्रह्मांड को हिला दिया था। ये सभी ड्रैगन प्रकार का पूर्ण शासक है, एक शाही प्राणी जिससे आकाशीय प्राणी भी डरते हैं। हालांकि इसका कारण अज्ञात है, ऐसा माना जाता है कि अधिपति जहां भी जाता है, अंधकार उसके पीछे पीछे चलता है। कैलिड्रिस ने सुनहरी प्रतिभा को पढ़ते हुए एक धीमी सीटी बजाई, खिड़की उसके सामने मंडरा रही थी। उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया, हालांकि उसने अपना संयम बनाए रखा। यह थोड़ी समस्या हो सकती है। समस्या? ब्रैम ने अपनी उंगलियों को चटकाते हुए घमंडी मुस्कान के साथ कहा। चलो गिल्ड मास्टर, हमने पहले भी दिग्गजों और घृणित लोगों को हराया है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम संभाल नहीं सकते, है न? कैलिड्रिस अपने गिल्ड की ओर मुड़ा, उसके चेहरे पर एक फीकी लेकिन लगभग भयावह मुस्कान दिखाई दी। मुझे लगता है कि तुम सही हो। हमने भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना किया है और लूट के साथ भाग गए हैं। समूह में सहमति की एक बड़बड़ाहट फैल गई। गिल्ड मास्टर के शांत व्यवहार से उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। ठीक है सभी, कैलिड्रिस ने कहा, उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। तैयार हो जाओ। तुम मेरे लोगों की ज़मीन पर घुसपैठ करते हो, फिर मुझ पर अपनी तलवार उठाते हो। क्या ये बहादुरी है या सिर्फ अपमान? ड्रैगन के ऊपर सफ़ेद स्केल वाली आकृति से एक तीखी और गूंजती हुई आवाज़ निकली, जो स्टील की टक्कर की तरह थी। शब्दों ने गिल्ड की बड़बड़ाहट को काट दिया, उन्हें एक पल में चुप करा दिया। आवाज़ में वजन था, एक ऐसा जो ध्यान देने की मांग करता था। प्रत्येक शब्दांश में यह छोटा लेकिन आज्ञाकारी क्रोध था। गिल्ड के सदस्य ठिठक गए, नज़रें मिलाते हुए। क्या वह चीज़ अभी बात कर रही थी? रैना ने फुसफुसाया।
राक्षस बात नहीं करते, लाइरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसका हाथ अपने हथियार के मूठ पर कस गया। क्या वे? ज़ैंडर ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें सफ़ेद स्केल वाली आकृति पर टिकी हुई थीं। ये सिर्फ एक राक्षस नहीं है, ये कुछ और ही है। कैलिड्रिस की आंखें आकृति पर टिकी रहीं, वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अच्छा, लगता है तुम बुद्धिमान हो। हम यहाँ किसी का अपमान करने नहीं आए हैं, लेकिन अगर तुम लड़ाई की तलाश में हो तो हम खुशी खुशी तुम्हारी मदद करेंगे। सफ़ेद स्केल वाली आकृति। एलिस्टर ने अपना सिर झुकाया, मानो कैलिड्रिस के शब्दों पर विचार कर रहा हो। उसने और उस इंसान ने आंखें मिलाईं, मानो दोनों एक दूसरे को आंक रहे हों। एलिस्टर की तीखी, क्रूर नज़र कैलिड्रिस पर टिकी रही। उसके सफ़ेद स्केल की हल्की चमक चांद की रोशनी में चमक रही थी, जबकि उसके होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए थे। निश्चित रूप से मेरे कान मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं। क्या ये धमकी थी? एलिस्टर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी तीखी आंखें इंसान से कभी नहीं हटीं। कैलिड्रिस ने आगे बढ़ते हुए अपनी बाहें क्रॉस कीं। यह कोई धमकी नहीं है, यह एक वादा है। उसके पीछे गिल्ड के सदस्य तैयार हो गए, अपने हथियारों को और कसकर पकड़ लिया। कैलिड्रिस ने एक हाथ से इशारा किया, उन्हें अपनी जगह पर डटे रहने का संकेत दिया। तुम भले ही मजबूत हो, कैलिड्रिस ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे जैसे राक्षस को भी इतना होशियार होना चाहिए कि वह तुम्हारे सामने की वास्तविकता को देख सके। हम संख्या में तुमसे ज्यादा हैं। 5 ड्रैगन, और कौन सा एक सफ़ेद स्केल वाला प्राणी उनका नेतृत्व कर रहा है। गिल्डमास्टर की मुस्कान बहुत तीखी थी। अगर तुम हिंसा चुनते हो तो इस जगह से जिंदा निकलने की उम्मीद मत करो। अध्याय 302, एक अधिपति का अपमान करना। एलिस्टर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी अभिव्यक्ति भावना से रहित थी, लेकिन वह अपने भीतर अपने क्रोध को उबलता हुआ महसूस कर सकता था। उसे डंक लगा। आमतौर पर ऐसे शब्द उसे प्रभावित नहीं करते, कम से कम तब नहीं जब वह अपने मानव रूप में था। अपने ड्रैगन शरीर में इस मानव को ऐसे शब्द कहते हुए सुनना एक स्विच को चालू कर देता है। लेकिन ये केवल उसका क्रोध नहीं था जिसे वह महसूस कर रहा था। अपने जनरलों के साथ अपने बंधन के माध्यम से उसने उनके साझा क्रोध को महसूस किया। उसे किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं थी कि उसे क्यों। इस साधारण मानव ने अभी अभी उनका अपमान किया था। उसके बगल से सिंडर ने एक उग्र दहाड़ लगाई, उसका मन चमक रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मात्र मनुष्य, हमारे लोगों की पवित्र भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हो। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे स्वामी से इस तरह से बात करना। हमारी ताकत को कम आंकना। तुम जहां खड़े हो वहीं राख हो जाना चाहिए। ड्रैवन ने सहमति में गुर्राहट की, उसके शरीर के चारों ओर बैंगनी बिजली चमक रही थी। एक बार के लिए मैं सिंडर से सहमत हूं। तुम हमारे लोगों की भूमि पर अतिक्रमण करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? उनकी संपत्ति चुराने का इरादा रखते हो, और इतने सारे पापों के बाद भी तुम हमारे स्वामी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी धृष्टता। एलिस्टर की ओर अपना सिर घुमाते हुए ड्रैवन ने कहा, बस वचन दे दो मेरे स्वामी, और उनके सिर काटने का काम तुम्हारा होगा। गैरेट ने उन पर दहाड़ते हुए अपनी तीखी आवाज में व्यंग्य किया। हालांकि वह अपने ड्रैगन रूप में थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध और घृणा की तीव्र झलक साफ देखी जा सकती थी। कीड़े, तुम बस यही हो, कीड़े मकोड़े। तुम मेरे स्वामी को नीचा दिखाने की हिम्मत करोगे। हालांकि गिल्ड के सदस्यों ने डरने का कोई संकेत नहीं दिखाया। ब्रैम ने अपनी अंगुलियों को चटकाया, उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। ड्रैगन को अपनी आवाज़ की आवाज़ ज़रूर पसंद होती है न? रैना ने अपनी आंखें घुमाईं। बड़ी बड़ी छिपकलियों के झुंड के लिए बड़ी बड़ी बातें। बस। एलिस्टर की आवाज़ गरज उठी, शोर को ब्लेड की तरह चीरती हुई। उसके शब्दों की ताकत ने हवा में एक लहरदार शॉकवेव भेजी, लेकिन गिल्ड के सदस्यों ने खुद को संभाल लिया, अपनी जगह पर खड़े रहे। एलिस्टर की आंखों में एक तीव्र चमक थी क्योंकि उसकी आवाज़ धीमी हो गई थी। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किसी चीज़ को कुचलने की इतनी चिड़चिड़ी इच्छा महसूस की है। उसने धीरे से सांस छोड़ी, हालांकि उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी, सिर्फ धमकी थी। लेकिन मैं आज रात अच्छे मूड में हूँ। आप देखिए, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें दया दूंगा। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ। वह रुका, उसके आसपास की हवा उसकी तीव्र आभा से घनी हो गई। या मैं अपने ड्रैगन से तुम्हें मिटा दूंगा। गिल्ड के सदस्य इस खतरे से भड़क गए, उन्होंने अपने हथियार खींच लिए और अपनी मुद्राएं तनावपूर्ण बना लीं। एलिस्टर की भारी मौजूदगी के बावजूद उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। कैलिड्रिस आगे बढ़ा, उसकी आंखें एलिस्टर पर टिकी थीं। उसने अपनी तलवार निकालते हुए ठंडी हंसी उड़ाई। जब उसने एलिस्टर पर तलवार तानी तो चांद की रोशनी में ब्लेड हल्की चमक रही थी। अगर यह हमें डराने का तुम्हारा तरीका है तो मुझे तुम्हें यह बताने में नफरत है, ये काम नहीं आया। हमने अब अचानक पीछे हटने के लिए बहुत कुछ दिया है। कल्पना कीजिए कि सोना मिलने के बाद हम खाली हाथ लौटें। ऐसा नहीं हो सकता।
कैलिड्रस ने अपने गिल्ड सदस्यों को संकेत देते हुए अपना हाथ उठाया। शक्ति बढ़ाओ। गिल्ड के सदस्य एक साथ मुस्कुराए। हाँ, गिल्ड मास्टर। उन्होंने चिल्लाते हुए अपनी जेबों से लाल रंग के तरल की शीशियां निकालीं। बिना रुके उन्होंने शीशियों को खोला और एक ही घूंट में सारी सामग्री पी ली। लगभग तुरंत उनकी आभा उग्र तीव्रता से भड़क उठी, उनकी आंखें एक अशुभ लाल रंग की चमक से चमक उठीं। एलिस्टर ने अपनी नज़रें सिकोड़ लीं, उनकी शक्ति में अचानक वृद्धि को देखते हुए। स्थिति का विश्लेषण करते हुए उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे। शक्ति बढ़ाने वाली दवा। उनकी प्रवर्धित आभा से हवा भारी हो गई और उनसे निकलने वाली मैना की हल्की चमक उनके आसपास के स्थान को विकृत कर रही थी। कैलिड्रस ने मुस्कुराते हुए एलिस्टर की ओर अपना ब्लेड तान दिया। तुम राक्षसों को यहाँ आ जाना चाहिए ताकि हम इसे खत्म कर सकें। एक बार यह हो जाए तो मेरे पास गिनने के लिए सोना है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा में एक असहज, हड्डियां कंपा देने वाली शांति। और फिर एलिस्टर ने अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंसा। उसकी हंसी पूरे युद्ध के मैदान में गूंज उठी, जोरदार और मजाकिया, जिससे इंसानों और उसके ड्रैगन दोनों में बेचैनी सी दौड़ गई। सिस्टम ने एक मूक अधिसूचना प्रदर्शित की। 10% तक बढ़ गया है। ड्रैगन ने अनिश्चित नज़रों से एक दूसरे को देखा, जबकि इंसान बेचैन दिख रहे थे। अचानक एलिस्टर ने हंसना बंद कर दिया, उसकी अभिव्यक्ति एक पल में सख्त हो गई। ये बदलाव चौंकाने वाला था और बेचैनी का तनाव और बढ़ गया। उसकी आवाज़, जो अब एक खतरनाक धार से भरी हुई थी, शांत हवा में कट गई। क्या ये वह जगह है जहां से तुम्हारा आत्मविश्वास आता है? एक औषधि जो तुम्हारे आंकड़ों को मात्र 20% तक बढ़ाती है। अब मैं वास्तव में अपमानित महसूस करता हूँ। एलिस्टर की नज़र कैलिड्रस पर टिकी हुई थी। मानव, उसने पुकारा। तुम्हारा नाम क्या है? कैलिड्रस मुस्कुराया। मेरा नाम बताने का क्या मतलब है जब ये सब जल्द ही खत्म हो सकता है? एलिस्टर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी आंखें विचारों में सिकुड़ गईं। मैं समझ गया, उसने जोर से सोचा, उसकी आवाज़ में धोखा देने वाली शांति थी। ऐसा लगता है कि आपकी बात सही है, उसने कहा। उसकी आभा अचानक और भड़क उठी, गिल्ड के सदस्यों पर घुटन भरे वजन की तरह दबाव डालने लगी। लेकिन इस बात पर कि किसके पास अधिक संख्या है। उसकी आंखें एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक उठीं, जबकि उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। उद्धरण चिन्ह ... मुझे लगता है कि आपको सही किया जाना चाहिए, कैलिड्रस ने व्यंग्य किया। उसका ब्लेड अभी भी एलिस्टर की ओर इशारा कर रहा था। हाँ, तुम क्या हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके शब्द लड़खड़ा गए और उसने ऊपर की ओर देखा। ऊपर बादल हिलने लगे, अस्वाभाविक रूप से तेजी से साफ होने लगे। हवा में पंखों के फटने की हल्की आवाज़ हर गुजरते पल के साथ तेज होती गई। उसकी नज़र क्षितिज पर पड़ी, जहां एक काला, लहराता हुआ द्रव्यमान खतरनाक गति से आ रहा था। जैसे जैसे वह द्रव्यमान करीब आता गया, उसकी आंखें चौड़ी होती गईं, जो खुद को वाइवन का एक विशाल झुंड दिखाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये कोई साधारण वाइवन नहीं थे। वे अलग थे, और उनका विशाल आकार कैलिड्रस द्वारा ज्ञात विशिष्ट नमूनों से कहीं छोटा था। जैसे ही वे पास आए, उनकी चीखें युद्ध के मैदान में गूंज उठीं। गिल्ड के सदस्य बेचैन हो गए, बेचैनी में आपस में बड़बड़ाने लगे। नहीं, ये वह नहीं हो सकता जो मैं सोच रहा हूँ, एक ने फुसफुसाया। यह असंभव है, एक और ने अपने हथियार को कसकर पकड़ते हुए हकलाते हुए कहा। जब वाइवन आखिरकार पहुंचे, तो उनकी संख्या ने चांदनी को धरती को छूने से व्यावहारिक रूप से रोक दिया। उनमें से सैकड़ों ने आसमान को भर दिया, पहले से मौजूद बड़े ड्रैगन के चारों ओर अशुभ रूप से चक्कर लगाते हुए। विशाल वाइवन सेना और कमांडिंग ड्रैगन की संयुक्त दृष्टि ने भारी दबाव डाला, जो सभी उपस्थित लोगों पर पड़ा। कैलिड्रस ने घूर कर देखा, उसकी अभिव्यक्ति में सदमे और अविश्वास का एक स्पर्श था। रुको, मुझे मत बताओ, उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई, एहसास का भार अंदर जा रहा था। ये कैसे संभव है? उसके ऊपर वाइवन सही गठन में मंडरा रहे थे, उनकी भेदी आंखें नीचे मनुष्यों पर टिकी हुई थीं। एलिस्टर अपनी आभा को तीव्रता से विकीर्ण करते हुए युद्ध के मैदान में गरजते हुए बोल रहा था। मेरे ड्रैगन, मेरे आदेशों पर ध्यान दो। डर के साथ गिल्ड के सदस्यों की बड़बड़ाहट उन्मत्त हो गई। मुझे लगा कि केवल 5 ही हैं ड्रैगन्स, एक ने चिल्लाते हुए कहा, उनकी आवाज़ कांप रही थी। ये सब कहाँ से आए? दूसरे ने दांत पीस लिए, उनका पहले का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। यह ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे हम जीत सकें। एलिस्टर की नज़र कांपते हुए इंसानों पर पड़ी, उसकी आंखों में आग की चमक थी। उसने तेजी से सांस छोड़ी, उसके स्वर में तिरस्कार झलक रहा था। इन इंसानों को मेरी नज़रों से मिटा दो, उसने आदेश दिया, उसकी आवाज़ ठंडी थी। उनकी एक झलक ही मुझे बुरे मूड में डाल रही है। अध्याय 303, हिम्मत करने वालों के लिए। एक पल के लिए एलिस्टर के ड्रैगन स्तब्ध रह गए। वे, जो हमेशा प्रभुत्व और शक्ति का आभास देते थे, संकोच करते हुए लग रहे थे, उनकी आंखें अपने स्वामी की ओर घूम रही थीं। सभी को ये स्पष्ट था कि यह कुछ अप्रत्याशित था।
एलिस्टर की सेवा करने के अपने पूरे समय में उन्होंने उसे कभी भी इस तरह से बोलते नहीं सुना था, इतना धैर्यहीन, इतना ठंडा, इतना पूरी तरह से आज्ञाकारी। उसके शब्दों में इतना वजन था कि वे अविश्वसनीय शक्ति वाले प्राणी भी अपने भीतर गहराई से गूंजते हुए महसूस करते थे। लेकिन उनका विराम केवल क्षणिक था। अगले ही पल रुआ एक नहीं बल्कि एलिस्टर के सभी ड्रैगन से एक गगनभेदी दहाड़ निकली। उनकी आवाज़ों की संयुक्त शक्ति युद्ध के मैदान में गूंज उठी। शॉकवेव इतनी शक्तिशाली थी कि वे हवा में तूफान की तरह फट गईं। ड्रैगन्स की एकजुट दहाड़ की कच्ची ऊर्जा से अभिभूत मनुष्य घुटनों के बल पर आ गए। इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, सभी अपने कानों को पकड़ रहे थे और जमीन उनके नीचे कांप रही थी। ये स्पष्ट था कि क्यों ड्रैगन्स अपनी सारी शक्ति और ताकत के बावजूद गर्व के प्राणी थे, और अपने स्वामी को ऐसा आदेश देते हुए सुनकर उनमें एक भयंकर अधिक उद्देश्य की भावना भर गई। यह उनका उद्देश्य था, उनका आह्वान, उनकी इच्छा को लागू करना। दूर क्विंटन और वीरा के साथ उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। उसके बाद एक बहरा कर देने वाली दहाड़ सुनाई दी जिसने हवा को हिला दिया। ये शुद्ध विनाश की आवाज़ थी, आदिम और अजेय। क्विंटन की नज़र सख्त हो गई। बस यही है, उसने बड़बड़ाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने वीरा को देखा, जो पहले से ही उसे देख रही थी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। यह नीचे जाने वाला है। उद्धरण चिन्ह ... अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो बचाने के लिए कोई नहीं बचेगा। इससे पहले कि वीरा कुछ कह पाती, क्विंटन ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं। जैसे ही उसने अपनी क्षमताओं को सक्रिय किया, उसके चारों ओर का मैना धड़कने लगा। गियर शिफ्ट, गियर एनहांसमेंट। एक पल में उनके नीचे होवर बाइक नीले रंग के एक शानदार ढाल के साथ चमक रही थी। जैसे जैसे वे शक्ति से भरते गए, इसके इंजनों की गड़गड़ाहट गहरी होती गई और पलक झपकते ही बाइक की गति तेजी से बढ़ गई। यह आंखों से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी। इसकी गति उनके पीछे हवा में झिलमिलाती रोशनी का निशान छोड़ती गई। रुको, क्विंटन ने कहा। वीरा ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई क्योंकि हवा उसके बालों के माध्यम से बह रही थी। वे अराजकता की ओर दौड़े। दूर दूर तक ड्रैगन की दहाड़ गूंज रही थी। ... ड्रैगन के साथ वापस युद्ध नहीं। उस रात होने वाला नरसंहार भयानक से कम नहीं होगा। एक ऐसा अनुभव जो उन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की यादों को सताएगा जो बच गए। अगर वे बचे हुए थे तो। जैसे ही वाइवन और ड्रैगन गिल्ड सदस्यों पर उतरे, अराजकता भड़क उठी। बम जमीन सिंडर के जमीन पर उतरते ही कांप उठा। उसका विशाल शरीर उल्का की तरह धरती से टकराया। उसके मुंह से आग की लपटें फूट पड़ीं, जिससे उसके आसपास की हर चीज जल उठी। जैसे ही उसके पंजे जमीन पर पड़े, उसके नीचे की मिट्टी सुलगने लगी, जिससे आग की लपटें चारों तरफ फैलने लगीं। जल जाओ इंसानों, जल जाओ, सिंडर ने फुफकारते हुए कहा। जैसे ही उसकी लपटें फूटने लगीं, उनके रास्ते में आने वाली हर चीज सुलगते हुए खंडहर में बदल गई। उसके सबसे नज़दीकी इंसान चिल्लाने लगे, आह भागो! एक घबराई हुई आवाज़ चिल्लाई। जैसे ही लपटें आगे बढ़ीं, उनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को भस्म कर दिया। दहाड़! सिंडर गुस्से में दहाड़ने लगी। उसकी लपटें आगे बढ़ीं, जो कुछ भी उन्होंने छुआ उसे जला दिया। इंसानों की त्वचा जलने लगी। उनके कवच आग के समुद्र में वाष्पित हो गए, जिससे वे तड़प उठे। अराजकता में एक आदमी की हताश चीख गूंज रही थी, हम बर्बाद हो गए, भागो! आह! उसकी आवाज़ बंद हो गई क्योंकि आग ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और एक पल में उसे काले रंग की भूसी में बदल दिया। नरक अंतहीन लग रहा था। आग की एक दीवार युद्ध के मैदान में फैल गई, जिसके पीछे राख के अलावा कुछ नहीं बचा। इस बीच जहरीले वाइवन ने बिना समय बर्बाद किए अपना मुंह चौड़ा करके जहरीली, संक्षारक सांसों की धाराएं छोड़ दीं। हवा जलती हुई धातु और मांस की गंध से घनी हो गई क्योंकि उनकी सांस ने जो कुछ भी छुआ उसे पिघला दिया। जमीन खुद ही बुदबुदाने लगी और फुफकारने लगी। वाइवन के हमलों के कारण भाप से भरे कीचड़ के ढेर में बदल गई। नहीं! गिल्ड के सदस्यों में से एक चिल्लाया। उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई क्योंकि उसका शरीर उखड़ गया। मांस जल रहा था और पिघल रहा था क्योंकि वह भागने की कोशिश कर रहा था। केवल उसके नीचे की जमीन तरल में बदल गई। सड़न की बदबू हवा में भर गई क्योंकि अधिक मनुष्य जहरीले वाष्प से अभिभूत थे। उनकी पीड़ा की चीखें जलती हुई हड्डी और स्टील की कठोर चटकने वाली आवाज़ के साथ मिल गईं। उनके नीचे की जमीन व्यावहारिक रूप से तरल हो गई, जहरीली सांस के क्षरण को झेलने में असमर्थ। उनके बगल में स्टील वाइवन ने अपने शरीर से क्रॉसबो की तरह स्टील की कीलें दागीं। गिल्ड के एक सदस्य की छाती में छुरा घुसा दिया गया, जिससे उसकी लाश खून की धार में जमीन पर गिर गई। बाकी लोगों ने बचने की कोशिश की, लेकिन वाइवन बहुत ज्यादा थे और उन पर बरसने वाले तीखे, चमकते हुए कांटे इतने ज्यादा थे कि उनका सामना करना मुश्किल था। हर वार के साथ इंसान गिर रहे थे। नीचे उतरो! कैलिड्रिस चिल्लाया। उसकी आवाज़ फट गई क्योंकि उसने अपनी बाहें व्यर्थ की हताशा में लहराईं। स्टील के कांटे हवा में उड़ते रहे और उन बदकिस्मत लोगों को चीरते रहे जो बहुत धीमे थे। इस बीच बोन वाइवन आ गए। उनके शरीर से एक पतली धुंध निकल रही थी।
उन्होंने एक साथ सांस छोड़ी, उनकी सांसों से अपवित्र आग निकल रही थी। आत्मा की आग। आग की लपटें युद्ध के मैदान में नीचे ही रहीं, उन्होंने जो कुछ भी छुआ उसे जला दिया। मांस काला पड़ गया और सिकुड़ गया, क्योंकि अस्थि विवन की सांसें भूमि को छू रही थीं, जिससे बचे हुए लोग कुछ ही क्षणों में राख में बदल गए। आत्मा की आग। गिल्ड के सदस्यों में से एक ने चौंक कर फुसफुसाया, उसकी आंखें आग की लपटों के करीब आते ही डर से चौड़ी हो गईं। नहीं, यह नहीं, ऐसा नहीं। आग ने उसे छुआ और हताशा की अंतिम चीख के साथ उसका शरीर राख में बदल गया, उसकी चीखें हवा में खो गईं जैसे कि वे कभी थीं ही नहीं। ड्रैवन, जिसका शरीर बैंगनी बिजली से चमक रहा था, प्रकाश की एक लकीर की तरह आगे बढ़ा। उसकी पूंछ एक घातक चाप में घूमी, एक विशाल, बिजली से चार्ज की गई तलवार। एक ही झटके में यह आसानी से मनुष्यों के बीच से निकल गई। उसकी पूंछ के झटके के बाद गड़गड़ाहट की तेज आवाज आई, जिससे गिल्ड के अन्य सदस्य हवा में उड़ गए, उनके शरीर जमीन पर गिरने से पहले ही बेजान हो गए। बस इतना ही। ड्रैवन ने गुर्राहट की, उसकी आवाज़ गहरी लग रही थी, उसके चारों ओर बिजली की चटकती हुई स्थिर आवाज़ से विकृत हो गई। दयनीय। टेरा, जो पहले से ही जमीन पर थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसका शरीर एक घुमावदार रेत के तूफान में ढका हुआ था, जिसने उसके शरीर को पूरी तरह से अस्पष्ट कर दिया था। तूफान में जो कुछ भी दिखाई दे रहा था, वह थी उसकी चमकती नीली आंखें। अचानक दांतेदार पत्थर की विशाल दीवारें जमीन से उठीं, गिल्ड सदस्यों के समूहों को रेत के पिंजरे में फंसा दिया। अपने पैरों की ठोकर से उसने धरती से रेत के ऊंचे ऊंचे कांटे उछाले, जो उनके पास आने वाले किसी भी बदकिस्मत व्यक्ति को घायल कर देते थे। धरती पर पत्थर के घिसने की तीखी, कर्कश आवाज हवा में भर गई, क्योंकि उसने युद्ध के मैदान को फिर से आकार दिया। उसकी रेत एक नदी की तरह बह रही थी, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कुचल रही थी। उन्हें कुचल दो, टेरा ने आदेश दिया, उसकी आवाज आदिम क्रोध से भरी हुई थी। पृथ्वी के वजन को महसूस करो। मनुष्यों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पत्थर की दीवारें उन पर बंद हो गईं। बचने का कोई रास्ता नहीं था। एलिस्टर ऊपर से विनाश को देख रहा था, निश्चल खड़ा था, उसकी निगाहें ठंडी थीं, जबकि नरसंहार उसके सामने हो रहा था। उसकी आंखें कुछ देर के लिए चमक उठीं, जब उसने महसूस किया कि उसके सेनापति और वाइवन उसके आदेश का पालन कर रहे हैं। वह दर्द की चीखें, उन्मत्त चीखें सुन सकता था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। ऐसा ही होना था, क्योंकि वह ड्रैगन का अधिपति था, और इस तरह के दृश्य निश्चित रूप से भविष्य में उसका इंतजार कर रहे थे। अध्याय 304 अंतिम रेंगना। हम हार रहे हैं, किसी ने अपने गिरे हुए साथियों को देखते हुए चिल्लाया। उसकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गई थीं। हमें एक योजना की आवश्यकता है। हम। दहाड़। एक गगनभेदी दहाड़ ने उसे बाधित किया, क्योंकि अज़ुरिन के पंख तूफानी बल के साथ हवा में टकरा रहे थे। हवा हिंसक झोंकों में युद्ध के मैदान में घुस गई, जिससे हवा के ब्लेड की अंधाधुंध धारें बन गईं, जिसने उनके चारों ओर की दुनिया के ताने बाने को चीर दिया। हवा कवच को चीरती हुई, एक ही पल में पुरुषों और महिलाओं को चीरती हुई चली गई। जो बचे हुए लोग जवाबी हमला करने की कोशिश कर रहे थे, वे हवा में उड़ गए, उनके शरीर भयंकर हवाओं से फट गए। उनकी चीखें तब रुक गईं जब अज़ुरिन अराजकता में कूद पड़ा, उसके पंजे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरते हुए, उसे चीरते हुए। कैल्ड्रिस की छाती हर उथली सांस के साथ धड़क रही थी, उसका शरीर कांप रहा था, क्योंकि वह खुद को खून से लथपथ युद्ध के मैदान से घसीट रहा था। खून से लथपथ उसका हाथ तेजी से आगे बढ़ने की निरर्थक कोशिश में जमीन पर घिस रहा था, लेकिन उसकी पीठ में चुभे कांटों से होने वाला दर्द असहनीय था। उन्हें बहुत गहराई तक ठोका गया था, धातु के शाफ्ट हर दर्दनाक हरकत के साथ उसके मांस को चीरते और चीरते जा रहे थे। उसका दिमाग दर्द से धुंधला हो गया था, लेकिन फिर भी वह रेंगता रहा। उसे एहसास हुआ कि संख्याएं उन्हें अभिभूत कर चुकी थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह ऐसा होगा, कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी नरक में जा सकता है। उनके शुरुआती दुश्मन वे 5 ड्रैगन थे। हालांकि वे एक महत्वपूर्ण बाधा थे, उसे यकीन था कि अगर वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे तो वे किसी तरह शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। अब उसे एहसास हुआ कि वह बस लालच में अंधा हो गया था। क्रैक। उसके शरीर के एक दांतेदार पत्थर पर घिसने की आवाज ने उसे चौंका दिया। नुकीले किनारे उसकी पहले से ही घायल त्वचा में धंस गए, जिससे एक छोटे से घाव से खून बहने लगा। उसके घाव जल रहे थे, हर हरकत इस बात की याद दिला रही थी कि मौत कितनी करीब थी। उसके विचार घूम रहे थे, इस क्षणिक आशा के साथ कि शायद वह जीवित बच जाए। जैसे जैसे वह रेंगता गया, उसके कार्यों का भार उसके अंदर उतरने लगा। क्या यह उसकी गलती थी? पास की एक इमारत के पीछे से आवाजें उसके कानों तक पहुंचीं। यह उसकी गलती है, उसके एक साथी ने थूका। अगर वह इतना मूर्ख न होता। शब्द कठोर थे, क्रोध से भरे हुए, लेकिन वह उन्हें अपने चारों ओर की अराजकता के बीच मुश्किल से समझ पाया। एक और आवाज बोली, क्रोध से कांप रही थी। हम सब उसकी वजह से मर गए। अब अपमान तेजी से आने लगा, क्योंकि बचे हुए लोगों का एक समूह एक इमारत के ढहते हुए अवशेषों के पीछे इकट्ठा हो गया।
वे कांप रहे थे, उनके चेहरे पीले और डरे हुए थे, और जब वे अपने कंधों पर नजर डाल रहे थे तो उनकी आंखें डर से कांप रही थीं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी ने काल्ड्रिस की ओर कांपती हुई मुट्ठी उठाई। उसने अपनी बात पूरी नहीं की। हवा में एक चटकने वाली आवाज गूंजी, जैसे तूफान से पहले स्थिरता हो, और फिर क्रैक, बूम, बिजली गिरने की आवाज बहरा कर देने वाली थी। उसके बाद मांस जलने की तीखी आवाज आई। जो आदमी चिल्लाया था वह एक पल में जलकर राख हो गया। बिजली के एक बोल्ट के उसके शरीर में घुसने से उसका शरीर कांप उठा। बिजली के प्रहार की ताकत से उसके शरीर के चारों ओर धुआं हो गया। तूफान जारी रहने से पहले अन्य बचे लोगों को चीखने का भी समय नहीं मिला। बिजली का एक दूसरा बोल्ट नीचे गिरा। इस बार एक अन्य गिल्ड सदस्य को लगा। उसका शरीर हिंसक रूप से कंपन कर रहा था। इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पड़े, झुलस गए और पहचान में नहीं आ रहे थे। नहीं, जीवित बचे लोगों में से एक, सुनहरे बालों वाली एक महिला, हताशा में चिल्लाई, गिरे हुए अन्य लोगों की ओर रेंगते हुए। लेकिन जैसे ही वह वृद्ध व्यक्ति के बेजान शरीर तक पहुंची, तीसरा प्रहार हुआ। क्रैक, बूम, हवा को चीरती हुई गड़गड़ाहट की आवाज के बाद उसकी चीखें सुनाई दीं। बिजली का बोल्ट उसके सीने में घुस गया। बिजली के झटके से उसका शरीर हिंसक रूप से हिल रहा था। उसके खुले मुंह से खून उबल रहा था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। वह गिर गई। उसका शरीर एक बार हिलने से पहले स्थिर हो गया। कैल्ड्रिस केवल भयभीत होकर देख सकता था, क्योंकि सेकंडों में उनकी जान चली गई थी। उनका खून टूटे हुए पत्थरों पर लगा हुआ स्पष्ट रूप से याद दिलाता था कि वे सभी कितने असहाय थे। उसका पेट घूम गया, उसके गले में पित्त बढ़ गया, लेकिन वह रुक नहीं सका। चलते रहो, चलते रहो, शब्द बमुश्किल फुसफुसाते थे, जैसे कि उन्हें जोर से बोलने से कोई चमत्कार हो सकता है। लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहतर जानता था। उसके दांत भींच गए, उसके घावों का दर्द तेज हो गया, लेकिन उसने रेंगना बंद नहीं किया। उसके हाथ अब खून से लथपथ थे, जो उसके पीछे एक निशान छोड़ रहे थे। उसने एक और पत्थर उठाया। उसकी उंगलियां टूटी हुई सतह में धंस रही थीं। जब कीलें मुड़ी तो उसकी पीठ चीख उठी और उसने अपने दांत पीस लिए। भारी पीड़ा के बावजूद खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वह इतना दर्द महसूस कर रहा था कि वह हार मान रहा था। आखिरकार उसने बुदबुदाया, कृपया, कोई भी हमारी मदद करें। गियाहॉल्ट, गहरी आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठी, जैसे कोई हथौड़ा स्टील पर वार कर रहा हो, हवा में गूंज रही हो। तुरंत अराजकता समाप्त हो गई। विनाश की घूमती हवाएं, उग्र रेत के तूफान और घातक आत्मा की लपटें, जहरीली सांस लपटें, ये सब बीच में ही जम गया। सभी ड्रैगन स्तब्ध और भ्रमित थे, चारों ओर देख रहे थे कि यह आवाज कहां से आई। क्या हो रहा है? टेरा की आवाज, सैंड ड्रैगन जनरल की ओर से अनिश्चितता का एक असामान्य प्रदर्शन। उसकी नीली आंखें जमे हुए युद्ध के मैदान में घूम रही थीं। उसने जो रेत के स्पाइक बुलाए थे वे बीच उड़ान में मडरा रहे थे, तीखे और घातक, फिर भी विचलित। सिंडर धीमी आवाज में गुर्राया, यह सामान्य नहीं है। कौन हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है? ड्रैवन ने चारों ओर देखा और पूछा, ये किस तरह का जादू है? फिर मशीनरी की हल्की सी गुनगुनाहट आई, जो और तेज होती जा रही थी। धुएं के रंग के क्षितिज से एक चिकनी होवर बाइक दिखाई दी, जिसका धातु का फ्रेम मंद आकाश के खिलाफ चमक रहा था। उस पर क्विंटन बैठा था, शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसके पीछे वीरा चिपकी हुई थी, उसकी बाहें उसकी कमर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं। क्विंटन, तुम क्या कर रहे हो? वीरा की आवाज कांप रही थी। उसका रंग पीला पड़ गया था, क्योंकि वह युद्ध के मैदान को देख रही थी। यह कोई मजाक नहीं है। इस जगह को देखो, यहाँ आखिर हुआ क्या है? जले हुए शवों और मौत की भारी बदबू को देखकर उसका मुंह और नाक ढक गया और उसकी आवाज रुक गई। क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? क्विंटन मुस्कुराया, उसकी नज़र युद्ध के मैदान को देखते हुए तीखी थी। शांत रहो वीरा, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम्हारे पास ये होना ही चाहिए। उसने गुस्से और आतंक के बीच अपनी आवाज में उतार चढ़ाव महसूस किया। क्योंकि मैं जहां बैठा हूं, वहां से यह एक आत्मघाती मिशन जैसा लग रहा है। एक छोटी सी हरकत के साथ क्विंटन ने अपनी होवर बाइक पर कंसोल को टैप किया, जिससे उनके शरीर के चारों ओर एक हल्की चमक सक्रिय हो गई, एक सुरक्षात्मक क्षेत्र। शांत हो जाओ, बस कसकर पकड़ो और मुझे अपना काम करने दो। वीरा ने अपनी सांसों में कुछ बुदबुदाया, लेकिन उसकी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत हो गई। जैसे ही बाइक रुकी, क्विंटन उतर गया। उसने अपने हाथों पर दस्ताने ठीक किए, उसका शरीर अपनी आभा बिखेर रहा था और उसने अपनी वृद्धि को सक्रिय किया। उसकी मांसपेशियों में मानस की लहर दौड़ गई, उसकी नसें मंद मंद चमकने लगीं, क्योंकि उसकी क्षमताएं जीवंत हो उठीं। ड्रैगन चुपचाप देख रहे थे, उनकी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। ओवरलॉर्ड, क्विंटन की आवाज़ युद्ध के मैदान में गूंज उठी। उसने अपनी बाहें फैलाईं, उसकी नज़र ऊपर की ओर आखिरी एलिएटर पर टिकी थी, जो आकाश में मार्गरेट के सिर के ऊपर खड़ा था। चलो एक सौदा करते हैं, उसने अंत में मुस्कुराते हुए कहा। उसने कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके विचार दौड़ रहे थे, अरे
इसमें बहुत सारा मानस लग रहा है। ड्रैगन के हमले कोई मजाक नहीं है, अगर मैं इसे जल्दी से खत्म नहीं करता तो यह समस्या बन सकता है। अध्याय 305 एक जुआ। जब एलिस्टर ने उस अजीब इंसान के शब्द सुने तो उसकी खोपड़ी में एक तेज जलन वाला दर्द हुआ। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसने अपने दाहिने हाथ से अपना सिर पकड़ लिया, उसके दांत कसकर पीसने लगे। शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन इस बार वे अलग लग रहे थे, जैसे कि सीधे उसकी आत्मा में बोले गए हों। चलो एक सौदा करते हैं, तुम क्या कहते हो? आवाज़ गूंजने पर एलिस्टर की सांसें रुक रुक कर चलने लगीं। उसके घुटने कांपने लगे, मानो शब्दों का भार उसे नीचे खींच रहा हो। मेरे प्रभु, मार्गरेट की आवाज़ धुंध को चीरती हुई आई, उसका स्वर नर्म और चिंता से भरा हुआ था। क्या तुम ठीक हो? एलिस्टर ने उसे सुना लेकिन जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान पूरी तरह से अंदर की ओर था, उसका दिमाग उस रहस्यमयी उपस्थिति से चकरा रहा था जिसने उसके विचारों पर आक्रमण किया था। क्या क्या हुआ अभी? उसने सोचा। युद्ध के मैदान में वापस आकर क्विंटन खड़ा था, उसकी तीखी आंखें उसके आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं, क्योंकि ड्रैगन की दमनकारी उपस्थिति उस पर हावी हो रही थी। अचानक उसके ठीक पीछे से एक धीमी, गड़गड़ाहट भरी आवाज़ आई। यदि आप इन मनुष्यों को बचाने आए हैं तो आपने एक घातक गलती की है। स्वर विषैला था, द्वेष से भरा हुआ। क्विंटन की सांस अटक गई, क्योंकि उसने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने ड्रैगन की विशाल पूंछ को देखा, जो चटकती बिजली से चमक रही थी, हवा में घूम रही थी, उसे कुचलने के इरादे से उसके पास आ रही थी। हमले के विशाल आकार और गति ने सोचने का समय नहीं दिया। गियर शिफ्ट, क्विंटन ने दांत पीसते हुए चिल्लाया। एक पल में उसका शरीर एक चमकदार नीली चमक में डूब गया। उसकी सजगता तेज हो गई, उसकी मांसपेशियों में मन भर गया और उसके पैर बिजली की गति से जमीन से उछल पड़े। बूम! ड्रैगन की पूंछ उस जगह पर जा गिरी जहां क्विंटन अभी खड़ा था, टक्कर के बल से एक बड़ा गड्ढा बन गया। मलबा हवा में उछला और जमीन हिंसक रूप से हिल गई। क्विंटन टूटी हुई जमीन पर फिसलते हुए एक तरफ गिर गया, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। जैसे ही वह रुका, उसने अपने पैरों में बहुत तेज दर्द महसूस किया। उसने अभी जो छलांग लगाई थी उससे उसके बाएं पैर की हड्डियां टूट गई थीं, क्योंकि उसने सीधे गियर शिफ्ट का इस्तेमाल किया था। गियर शिफ्ट लक्ष्य की गति को अचानक बढ़ाने के लिए कॉस्मिक गियर नियंत्रण का उपयोग करने का उसका तरीका था, इसलिए लक्ष्य कितना मजबूत था इस पर निर्भर करते हुए यह एक स्टॉर्ट बूस्टर या हमले का साधन हो सकता था। आमतौर पर वह पहले गियर एनहांसमेंट के साथ अपने शरीर को बढ़ाता, लेकिन ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। अब भले ही उसने अपने शरीर को बढ़ाया हो, फिर भी उसे उस पर चलने का नारकीय दर्द सहना होगा। तुम तेज हो, ड्रैगन ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह क्विंटन की ओर मुड़ा। लेकिन गति तुम्हें ज्यादा समय तक नहीं बचा पाएगी, इंसान। क्विंटन ने अपने माथे से पसीने की बूंदें पोंछते हुए मुस्कुराया। तेज गति ही है जो मुझे तुम्हारे रास्ते से दूर रहने के लिए चाहिए, बड़े आदमी। ड्रैगन ने गहरी, कर्कश हंसी निकाली। अहंकार, तुम्हारी तरह की खासियत। देखते हैं तुम कितनी देर तक भाग सकते हो। जैसे ही ड्रैगन दूसरे हमले के लिए तैयार हुआ, क्विंटन के विचार तेजी से दौड़ने लगे। वह हमेशा के लिए चकमा देकर समय या मन बर्बाद नहीं कर सकता था। उसे यह पता लगाने की जरूरत थी कि स्थिति को अपने पक्ष में कैसे बदला जाए, और जल्दी से। वीरा, क्विंटन ने बिना सिर घुमाए पुकारा। अगर ऐसा हुआ तो मेरा साथ देने के लिए तैयार रहना। बस हो गया। एलिस्टर की आवाज़ तेज हो गई, उसके शब्दों के पीछे की ताकत हवा में लहरें मार रही थी, यहाँ तक कि ड्रैगन की पूंछ से चलने वाली तेज हवाओं को भी शांत कर रही थी। ड्रैगन की चमकती हुई आंखें एलिस्टर की ओर बढ़ीं, उसका विशाल रूप बीच हमले में रुक गया। उसकी सरीसृप जैसी नज़र में सम्मान और जिज्ञासा की झलक दिखी। क्विंटन भारी सांस लेते हुए और अपने बिना घायल पैर पर झुकते हुए अपनी जगह पर रुक गया। एलिस्टर की उग्र निगाहें क्विंटन पर टिकी हुई थीं, उसकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी, हालांकि रहस्यमयी आवाज़ से निकलने वाला दर्द अभी भी उसके सिर में जल रहा था। वह मार्गरेट के सिर से उछला और क्विंटन के सामने एक जोरदार धमाका। जैसे जैसे धूल धीरे धीरे उसके चारों ओर जमती गई, उसकी सुनहरी नज़र क्विंटन पर टिकी हुई थी। आप कौन हैं? एलिस्टर ने पूछा। क्विंटन ने अपने माथे से पसीना पोंछा, उसका शरीर उसके टूटे हुए पैर में दर्द से कांप रहा था। फिर भी वह एक छोटी सी मुस्कान लाने में कामयाब रहा, जो एक साथ उसकी अवज्ञा और आकर्षण को प्रदर्शित करती थी। मैं सिर्फ एक आदमी हूँ, क्विंटन ने कहा। एक आदमी जो आपका पक्ष जीतने के लिए यहाँ आया है। उसकी आवाज़ तनावपूर्ण थी, शब्द हवा में लटके हुए थे, निर्भीक और बेशर्म। एलिस्टर की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने क्विंटन का आकलन किया। उसके बारे में कुछ था, एक आत्मविश्वास की हवा जो हताशा के गहरे कुएं को छुपा रही थी। ड्रैगन ने एक धीमी गड़गड़ाहट की, उसका विशाल रूप बदल गया क्योंकि उसने क्विंटन को घूर कर देखा। ये कीट ये दावा करने की हिम्मत करता है कि वह आपका पक्ष जीतने के लिए यहाँ आया है, मेरे भगवान। एलिस्टर ने एक हाथ उठाया, एक ही इशारे से ड्रैगन को चुप करा दिया। उसकी नज़र क्विंटन से नहीं हटी।
आप अपनी जान जोखिम में डालते हैं, खुद को एक ऐसी लड़ाई में झोंक देते हैं जिसे आप स्पष्ट रूप से नहीं जीत सकते, और अब आप यहाँ खड़े हैं, मुझे बता रहे हैं कि आप मेरा पक्ष चाहते हैं। पैर में दर्द होने के बावजूद क्विंटन की मुस्कान चौड़ी हो गई। जीवन का खेल एक निरंतर जुआ है। केवल वे ही सबसे बड़े पुरस्कार पाने की उम्मीद कर सकते हैं जो सबसे बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हैं। और जब तक ये सच साबित होता है, मैं हमेशा पूरी ताकत से लड़ूंगी। मार्क गैरेट अब अपने मानवीय लड़ाकू रूप में अपने भाले को अपनी मुट्ठी में लिए पास खड़ी थी। उसने एलिस्टर और क्विंटन के बीच नज़र डालते हुए गहरी भौहें से कुढ़ी। मेरे प्रभु, ये पहेलियों में बोलता है, क्या मैं इसकी धृष्टता के लिए इसे हटा दूं? उसने तिरस्कार के स्पर्श के साथ कहा, उसकी संकुचित आंखों में एक गहन नज़र थी। एलिस्टर ने अपना सिर हिलाया। उसने क्विंटन के करीब एक और कदम बढ़ाया, जो थोड़ा अस्थिर होकर अपनी जगह पर खड़ा था। तुमने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया है, एलिस्टर ने कहा, लेकिन इसे भरोसे के लिए मत समझो। सावधानी से बोलो, नहीं तो तुम्हारा जुआ यहीं खत्म हो जाएगा। क्विंटन ने सांस छोड़ी, उसकी मुस्कुराहट नरम पड़ गई। ठीक है, उसने अपनी थोड़ी उठाते हुए कहा, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम सुनना चाहोगे कि मुझे क्या कहना है। तो बोलो, एलिस्टर ने कहा। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन खतरे से भरी हुई थी। और यह मेरे समय के लायक होगा। ये निश्चित रूप से होगा, लेकिन पहले, क्या तुम यहाँ मेरी मदद कर सकते हो? जैसा कि मुझे यकीन है कि आप बता सकते हैं, मैं ही इन सभी हमलों को रोक रहा हूँ। जिस क्षण मैं एकाग्रता खो देता हूँ, चलो बस इतना कह देते हैं कि चीज़ें मेरे लिए इतनी अच्छी नहीं होंगी। एलिस्टर ने अपनी नज़रें सिकुड़ी, फिर चारों ओर देखा, क्विंटन द्वारा सभी रुके हुए हमलों को जगह जगह जमे हुए देखा। फिर उसने कहा, अंतरिक्ष कानून को तोड़ना। अध्याय 306, एक अधिपति के साथ सौदा। जैसे ही हवा एलिस्टर के मन से चटकने लगी, सभी रुके हुए हमले। बर्फ के स्पाइक्स, चटकती बिजली, गरजती लपटें और जहरीले बादल एक पल में गायब हो गए। दमनकारी आभा गायब हो गई, जिससे युद्ध का मैदान असहज रूप से शांत हो गया। वीरा अभी भी सुरक्षित दूरी पर होवर बाइक पर बैठी हुई दृश्य को चौड़ी आंखों से देख रही थी। वह अपने सदमे को छिपा नहीं सकी। कैसे? उसने ऐसा कैसे किया? उसने खुद से कहा, हैंडलबार को कसकर पकड़ते हुए। क्विंटन, उसके टूटे हुए पैर ने हल्की सी हंसी उड़ाई। लगता है तुम बिना किसी कारण के अधिपति नहीं हो, उसने कहा। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। एलिस्टर की निगाहें तीखी थीं, उसका स्वर एक छोटी लेकिन घातक चेतावनी से भरा था। तुम्हें बेहतर होगा कि तुम बात करना शुरू करो, मेरा धैर्य कम है। क्विंटन ने नकली आत्मसमर्पण में अपने हाथ उठाए, उसकी मुस्कुराहट नरम पड़ गई। ठीक है, ठीक है, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। मैं शांति से आया हूँ, उसने अपने अच्छे पैर पर थोड़ा सा हिलते हुए कहा, और मैं इसे तुम्हारे समय के लायक बनाने का इरादा रखता हूँ। तो इसे शुरू करो, एलिस्टर ने कहा। उसकी आवाज़ का वजन स्पष्ट था। क्विंटन ने तेजी से सांस ली, खुद को स्थिर किया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, बोलते समय उसका भाव गंभीर होता जा रहा था। अधिपति, मुझे लगता है कि तुम कुछ खोज रहे हो, कुछ महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण घटक, जिसका उपयोग तुम कुछ बनाने के लिए करना चाहते हो। एलिस्टर की सुनहरी आंखें सिकोड़ लीं, उसका मन भड़क उठा। सुनहरी रोशनी उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी, जिससे हवा में कंपन होने लगा। और अगर यह सच है, एलिस्टर ने धीमी और खतरनाक आवाज में कहा, इसमें क्या है? क्विंटन ने एलिस्टर की नज़रों का सामना बिना किसी हिचकिचाहट के किया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की झलक दिख रही थी। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं, उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कि मैं न केवल जानता हूं कि वह घटक क्या है, बल्कि यह कि वह अभी मेरे पास है। युद्ध का मैदान अचानक पूरी तरह से शांत हो गया। क्विंटन के शब्दों का वजन अंदर तक उतर गया। एलिस्टर का मन एक पल के लिए और भी चमक उठा, फिर स्थिर हो गया। उसकी तीखी आंखें क्विंटन में किसी भी धोखे के संकेत के लिए स्कैन कर रही थीं। मार्क गैरेट ने अपने भले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, उसकी अभिव्यक्ति काली पड़ गई। एक साहसिक दावा, मानव, उसने थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहा। यदि आप झूठ बोल रहे हैं। क्विंटन ने उसे बीच में ही रोक दिया, उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ आपके अधिपति भी यह जानते हैं, उसने अपना सिर एलिस्टर की ओर झुकाते हुए कहा। एलिस्टर ने एक हाथ उठाया, बिना एक शब्द कहे मार्क गैरेट को चुप करा दिया। बोलते समय उसकी नज़र क्विंटन से कभी नहीं हटी। इसे साबित करो। क्विंटन की आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई क्योंकि उसकी नज़र संकुचित हो गई। उसकी आवाज़ में गंभीरता आ गई। मैं करूँगा, अधिपति, उसने कहा, उसका स्वर मापा हुआ था। लेकिन पहले मुझे तुम्हारी बात चाहिए। एक बार जब तुम इस वस्तु को अपने कब्जे में ले लोगी, तो तुम हमारे समझौते की शर्तों का सम्मान करोगी। अगर नहीं, उसकी आंखें चमक उठीं, तो फिर हमारा कोई सौदा नहीं है। मार्क गैरेट उसकी दुस्साहसता पर भड़क उठी, उसका लाल मन उसके चारों ओर हिंसक रूप से भड़क उठा। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसका भाला चमक उठा। अहंकारी दुष्ट,
मेरे प्रभु से मांग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने झपट्टा मारा, उसकी आवाज़ गूंज रही थी। उसने अपना हथियार उठाया, हमला करने के लिए तैयार। इससे पहले कि वह एक और कदम आगे बढ़ पाती, एलिस्टर ने हाथ उठाया। उसके आज्ञाकारी हाव भाव ने उसे वहीं रोक दिया। बस मार, गैरेट, उसने कहा, उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी। उसकी आंखें क्विंटन से कभी नहीं हटीं। मार्क, गैरेट हिचकिचाई, उसकी पकड़ उसके भले पर कस गई, लेकिन उसने अपना सिर झुकाया और पीछे हट गई। समझ गई मेरे प्रभु, उसने कहा। उसके चारों ओर की लाल आभा थोड़ी मंद हो गई, हालांकि उसकी तीखी नज़र मानव पर टिकी रही। एलिस्टर थोड़ा आगे की ओर झुका, उसकी तीखी आंखें क्विंटन पर टिकी हुई थीं। तुमने मेरी बात मान ली है, उसने कहा। अब बताओ। क्विंटन के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान लौट आए। वह सीधा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों से कोई भार उतर गया हो। मुझे बस इतना ही सुनना था, उसने कहा। उसने अपना ध्यान वीरा की ओर लगाया, उसका स्वर हल्का, लगभग चिढ़ाने वाला हो गया। ठीक है वीरा, इसे फेंक दो। वीरा एक पल के लिए झिझकी, अभी भी होवर बाइक पर बैठी हुई थी। फिर एक आह भरते हुए वह खड़ी हुई और उतर गई, उसका भाव तटस्थ था। वह बाइक की सीट के पीछे पहुंची, उसे उठाकर एक छिपा हुआ डिब्बा दिखाया। अंदर से उसने एक चिकना चांदी का ब्रीफकेस निकाला, जिसकी पॉलिश की हुई सतह चांद की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसने अपनी कलाई के एक तेज झटके से ब्रीफकेस को उसकी ओर फेंकने से पहले क्विंटन की ओर एक नज़र डाली। इससे पहले कि क्विंटन ने इसे आसानी से पकड़ लिया, केस हवा में घूम गया, उसने हैंडल को मजबूती से पकड़ लिया। अंत में क्विंटन ने कहा, ब्रीफकेस को थामे हुए उसकी आवाज़ संतुष्टि से भरी हुई थी। उसने केस के ऊपरी हिस्से को हल्के से थपथपाया, उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी। एलिस्टर की सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं, उसकी मानसिकता प्रत्याशा में उसके चारों ओर हल्की सी लहरा रही थी। इसे खोलो, उसने आदेश दिया। क्विंटन ने ब्रीफकेस खोला और धीरे धीरे उसे खोला, लॉक की हल्की क्लिक की आवाज़ गूंज रही थी। जैसे ही ढक्कन उठा, अंदर से एक हल्की चमक निकली, जिसने क्षेत्र को एक नर्म, अलौकिक प्रकाश में नहला दिया। केस के अंदर एक ऐसा पत्थर था जो किसी और जैसा नहीं था। जैसे ही ऊपर से चांद की रोशनी इसकी सतह पर पड़ी, ये चमकने लगा। एलिस्टर की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका हमेशा का शांत व्यवहार क्षण भर के लिए गायब हो गया। उसके सुनहरे मानसिकता की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई, क्योंकि उसके चेहरे पर विस्मय की झलक देखी जा सकती थी। उसके सामने एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई, जिसमें नाम को स्पष्ट, चमकते हुए सफ़ेद रंग में प्रदर्शित किया गया था। पाठ इथरियल मूनस्टोन, आइटम रैंक लीजेंडरी। उसने नाम को घूरा, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। धीरे धीरे उसका हाथ आगे बढ़ा, लगभग कांप रहा था। बस यही है, उसने सोचा, उसका दिमाग दौड़ रहा था। ये वास्तव में है, इसके साथ मैं आखिरकार मियू को बचा पाऊंगा। इससे पहले कि उसकी उंगलियां पत्थर को छू पाती, क्विंटन ने पल को तोड़ते हुए ब्रीफकेस को तेजी से बंद कर दिया। आह आह आह, क्विंटन ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, केस को करीब से पकड़े हुए। हमारा सौदा पहले आता है, अधिपति। एलिस्टर का हाथ हवा में जम गया, इससे पहले कि वह उसे नीचे करता, उसका भाव अपनी शांत लेकिन तीव्र अवस्था में लौट आया। चलो, उसने कहा। क्विंटन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब उसके पास जो नियंत्रण था उससे संतुष्ट था। सबसे पहले उसने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, भविष्य में किसी आपदा की स्थिति में, जब दुनिया अराजकता में डूब जाएगी, मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि मैं और कुछ चुनिंदा लोग आपकी सुरक्षा में रहेंगे। एलिस्टर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ने क्विंटन को जारी रखने का संकेत दिया। दूसरा, क्विंटन ने एक और उंगली उठाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम यहां अभी भी जीवित मनुष्यों को छोड़ दो। अब कोई सामूहिक सफाया नहीं, कोई उग्र क्रोध नहीं, उन्हें रहने दो। एलिस्टर के जवाब देने से पहले एक तरफ खड़ी सिंड गुस्से से भड़क उठी। उसका उग्र लाल मन उमड़ पड़ा, उसकी लाल आंखें चमक उठीं और वह आगे बढ़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्वामी से ऐसी मांग करने की? उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें राख में बदल दूंगी, जहां तुम खड़ी हो। उसकी शक्ति बढ़ने से पहले एलिस्टर ने अपना हाथ उठाया, उसे तुरंत चुप करा दिया। उसकी नज़र क्विंटन पर लौट आए। क्या कुछ और है? क्विंटन ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर होती जा रही थी। हाँ, उसने कहा, हमारे सौदे का आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। वह थोड़ा आगे झुका, उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। भविष्य में एक निश्चित दिव्य को आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ हूँ और आपको यह वस्तु भेंट कर रहा हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि जब समय आए तो आप उनकी मदद करें, कोई सवाल नहीं, कोई झिझक नहीं। एलिस्टर की सुनहरी आंखें क्विंटन का अध्ययन कर रही थीं, अनुरोध पर विचार कर रही थीं। उनके आसपास की जगह मानो सांस रोके हुए थी, क्योंकि वह शर्तों पर विचार कर रहा था। क्या बस इतना ही? एलिस्टर ने आखिरकार पूछा। क्विंटन ने एक बार सिर हिलाया, उसका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। बस इतना ही।
अध्याय 307 विकल्पों पर विचार करना। एक पल के लिए उनके बीच खामोशी छा गई। अंत में एलिस्टर बोला, उसकी आवाज़ उसके आसपास की हवा को कंपन दे रही थी। मैं समझ गया, उसने अपनी नज़रें सिकुड़ते हुए कहा। क्विंटन ने मुस्कुराते हुए थोड़े आत्मसंतुष्ट स्वर में उत्तर दिया, वास्तव में। एक पल के लिए उनके बीच और अधिक खामोशी छा गई। वीरा और बचे हुए मनुष्य जो जीवित थे बेचैनी से आदान प्रदान देख रहे थे, सभी उम्मीद कर रहे थे कि चीजें उनके पक्ष में होंगी। एलिस्टर ने आखिरकार अपने स्वर में संदेह के स्पर्श के साथ बात की। तो जहां तक मैं समझता हूं, तुम मेरी सुरक्षा चाहते हो, क्योंकि आप और कुछ चुने हुए अन्य लोगों के लिए इन मनुष्यों को यहां बख्शा जाना चाहिए और भविष्य में एक दिव्य के साथ मेरा सहयोग। क्विंटन ने एलिस्टर के शब्दों की पुष्टि करने के लिए थोड़ा सिर हिलाया। ये देखकर एलिस्टर एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने बोलना शुरू किया। एक आकर्षक प्रस्ताव, वास्तव में एक आकर्षक प्रस्ताव। बोलते समय क्विंटन को थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे एक शांत और संयमित पोकर चेहरे के पीछे छिपा लिया। फिर एलिस्टर ने अपना सिर बाईं ओर झुकाया और कहा, दुर्भाग्य से जिस तरह से चीजें हैं, हम एक समझौते पर नहीं आ सकते। उसके शब्दों को सुनकर मार्गरेट मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वीरा और मौजूद बाकी मनुष्य डर से पीले पड़ गए। अभी भी अपनी शांत अभिव्यक्ति को बनाए रखते हुए क्विंटन ने हल्के से तीव्र स्वर में कहा, और ऐसा क्यों है? क्या ये वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी आपको सख्त जरूरत है? क्या तुम वास्तव में गर्व के कारण मुझे ठुकराने जा रहे हो? क्योंकि मैं एक साधारण इंसान हूं। बोलते समय उसने अपने दांत पीस लिए। ये स्पष्ट था कि उसका गुस्सा केवल एलिस्टर के इनकार के कारण नहीं था। उसके स्वर ने मार्गरेट को भड़कने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया क्योंकि एलिस्टर ने पहले ही उसकी चुप्पी की सराहना की थी। नहीं, ये तो इसका एक हिस्सा मात्र है, एलिस्टर ने शांति से कहा। फिर क्यों? क्विंटन ने अपने स्वर में थोड़ी निराशा के साथ पूछा। एलिस्टर ने अपने शांत स्वर में बात जारी रखी, लेकिन क्विंटन के गुस्से को स्पष्ट रूप से महसूस किया, जिससे उसे थोड़ी चेतावनी देनी पड़ी। मैं तुम्हें ये स्पष्ट कर दूं, मैं तुम्हारा कुछ भी ऋणी नहीं हूं, बेटा। इसलिए शांत रहो। मुझे तुमसे वह वस्तु प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग करने पर मजबूर मत करो। उसकी बातें सुनकर क्विंटन की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। यह महसूस करते हुए कि वह अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी होने दे रहा है, उसने एक गहरी सांस ली और फिर पूछा, क्या कोई कारण है कि तुम मेरी शर्तों से सहमत नहीं होना चाहते? हाँ, एक भाग को समायोजित करना होगा, दूसरे को हटाया जाएगा। और वे हैं? एलिस्टर ने पंजे वाली उंगली को ऊपर उठाते हुए कहा, एक, तुमने यहाँ मनुष्यों को बख्शने का अनुरोध किया था। दुर्भाग्य से मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे लोगों के खजाने को चुराने का फैसला किया, फिर एक ऐसे भविष्य को सुरक्षित करने के प्रयास में मेरा अनादर करना शुरू कर दिया जो स्पष्ट रूप से उनकी पहुंच से परे था। दोनों ही पाप मृत्यु के योग्य हैं और मैं उन्हें ये देने का पूरा इरादा रखता हूं। एलिस्टर ने एक पल के लिए विराम लिया, अपने शब्दों को समझने के लिए। कैलिड्रस, जो अपनी पीठ में लगी विशाल धातु की कीलों के साथ मुश्किल से जीवन को संभाल रहा था, डर से कांप उठा। वह चिल्लाने लगा, आह, नहीं, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। फिर वह रेंगते हुए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल, बूम! ड्रैगन की विशाल पूंछ उस पर आकर गिरी, जिससे वह पूरी तरह कुचल गया। बल इतना अधिक था कि उसका कुछ खून क्विंटन के चेहरे के बाईं ओर गिर गया। इस दृश्य ने उन लोगों के पैरों को एक पल में कमजोर कर दिया जो अभी भी जीवित थे। उनके बचने की सभी उम्मीदें उनके साथ ही कुचल गईं। मूर्ख नेता जिसने उन्हें उनके विनाश की ओर ले गया। क्विंटन ने आह भरी, फिर अपने चेहरे से खून पोंछते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह एक विफलता है। उसने बेपरवाही से कहा, जैसे कि एक पल पहले क्रूरता का प्रदर्शन उसे परेशान नहीं करता। फिर से, यह उसके जीवन के प्रकार को दर्शाता है और शायद उसके भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो फिर क्या समायोजित करने की आवश्यकता है? उसने पूछा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एलिस्टर ने दूसरी पंजे वाली उंगली उठाए और कहा, एक दिव्य के साथ बिना शर्त सहयोग। जहां तक मेरी याददाश्त है, वे स्वार्थी प्राणी हैं, हमेशा किसी भी स्थिति से लाभ उठाने की तलाश में रहते हैं। वे अस्तित्व को अपने खेल खेलने के लिए एक भव्य मंच के रूप में देखते हैं, नश्वर लोगों के जीवन को अपने मनोरंजन के लिए उपकरण के अलावा कुछ नहीं मानते। हालांकि यह सच हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह के नहीं हो सकते। मैं एक के लिए पता लगाने का विकल्प नहीं चुनूंगा। मैं आपके शब्दों पर भी विश्वास नहीं करूंगा कि वे कैसे कार्य करते हैं। नश्वर आंखें क्षणभंगुर छाया और सच्चे अंधकार के बीच का अंतर भी नहीं बता सकती हैं। अपनी समझ से परे प्राणियों की प्रकृति को समझना तो दूर की बात है। इसलिए मैं बिना शर्त किसी ऐसे दिव्य प्राणी की मदद करने के लिए सहमत नहीं हो सकता जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर यह एक एहसान है तो मैं तैयार हो सकता हूँ। तथ्य यह है कि वे बिना शर्त सहयोग भी मांगते हैं, इसका मतलब है कि उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं और वे जानते हैं कि मैं सामान्य परिस्थितियों में असहमत होऊंगा।
क्विंटन की अभिव्यक्ति तब काली पड़ गई जब एलिस्टर के शब्द हवा में गूंजने लगे। उसने अपनी मुद्रा को सीधा किया, उसकी आवाज़ तीखी थी। तो हमारे पास कोई सौदा नहीं है। अगर आप उन शर्तों से सहमत नहीं हो सकते तो इस चर्चा को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। एक पल के लिए एलिस्टर मुस्कुराया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसने उत्तर दिया, उसका स्वर बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। मैं आज रात उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पहले से ही एक निश्चित मार्ग पर था। आपकी विचित्र शर्तों से सहमत होने की तुलना में मेरी खोज में कुछ और घंटे एक मामूली असुविधा है। क्विंटन की आंखें थोड़ी झपक गईं, हालांकि उसने जल्दी से अपनी निराशा छिपा ली। क्या आपको विश्वास है कि आप मेरी मदद के बिना इसे पा लेंगे? एलिस्टर ने धीरे से हंसते हुए कहा। विश्वास? नहीं, निश्चित। मेरे आगे का रास्ता पहले से ही एक निश्चित रास्ता था, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्विंटन ने अपना जबड़ा कस लिया, उसका दिमाग अपने विकल्पों को तौलने में व्यस्त था। एलिस्टर के आश्वासन ने उसे बेचैन कर दिया, लेकिन उसने इसे दिखाने से इनकार कर दिया। एलिस्टर की नज़र क्विंटन पर ही टिकी रही जब उसने कहा, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जिन्हें आप चाहते थे कि मैं उनकी रक्षा करूं? क्विंटन थोड़ा सख्त हो गया, उसका संयम कुछ पल के लिए डगमगा गया क्योंकि एलिस्टर आगे झुका, उसका स्वर ठंडी जिज्ञासा से भरा हुआ था। क्या वे शायद तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? या फिर तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि कुछ देवताओं की योजनाएं तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रिय साथियों से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं? अध्याय 308, हमारा सौदा हो गया। एलिस्टर के शब्द उनके बीच लटकते ही हवा भारी हो गई, प्रत्येक शब्दांश पिछले शब्दांश से अधिक गहरा होता जा रहा था। किस तरह का आदमी अपने साथियों की जान जोखिम में डालकर सौदेबाजी करता है? या शायद वे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। क्विंटन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका शांत चेहरा टूटने की धमकी दे रहा था। तुम समझ नहीं रहे हो, उसने शुरू किया, लेकिन एलिस्टर ने उसे बीच में रोक दिया, उसकी आवाज़ लगभग मजाकिया लहजे में ऊंची हो गई। ओह, मैं पूरी तरह से समझ गया। मैं समझता हूं कि तुम खुद को इतना चतुर समझते हो कि तुम इन गंदे पानी में बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ सकते हो, बोर्ड पर अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए मोहरों की बलि दे सकते हो। मुझे बताओ क्विंटन, क्या ये वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की निशानी है जो अपने दोस्तों को महत्व देता है? इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह दम घोंटने वाला था। वीरा और दूसरे लोग देखते रहे, क्विंटन की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए उनका डर बढ़ता गया। एलिस्टर की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आवाज़ ठंडी, लगभग खारिज करने वाली हो गई। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है तो शायद तुम्हारे जाने का समय आ गया है। उसने डर से कांपते हुए आसपास के इंसानों की ओर इशारा किया। मेरे ड्रैगन और मेरे पास दूसरों की देखभाल करने के लिए है। इंसानों को अपने पापों के लिए जवाब देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही एलिस्टर मुड़ा और चलने लगा। क्विंटन एक पल के लिए जम गया, एलिस्टर की आवाज़ की कठोरता उसके अंदर समा गई। उसके संयम पर उसकी पकड़ कमज़ोर पड़ गई, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया, उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या रुको? क्विंटन ने एलिस्टर को रोकने के लिए चिल्लाने में कामयाब रहा। तो ये सिर्फ एक एहसान है जो तुम कर सकते हो, है न? क्विंटन की पुकार पर एलिस्टर रुक गया, उसका चेहरा अस्पष्ट था क्योंकि वह वापस उसकी ओर मुड़ा। हाँ, क्विंटन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनमें उम्मीद की एक किरण जगमगा रही थी। तुम्हारा एहसान कितना दूर तक हो सकता है? एलिस्टर के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। जितना ज़रूरी हो। उसकी आवाज़ गहरी हो गई, एक ऐसे लहजे के साथ जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर ये दिव्य प्राणी एक और दिव्य मृत चाहता है तो मैं खुशी खुशी ऐसा करूंगा। अगर यह एक युद्ध है जिसे वे जीतना चाहते हैं तो मैं उन्हें जीत दिलाऊंगा। अगर यह एक खोज है जिसे उन्हें करने की ज़रूरत है तो मैं ब्रह्मांड को छान मारूंगा ताकि वे जो खोज रहे हैं उसे पा सकें। क्विंटन, तुमने मेरी ज़रूरत के समय जो मदद की है मैं उसका 10 गुना बदला चुकाऊंगा। वह आगे बढ़ा, उसकी आंखें क्विंटन की आंखों पर इतनी गहराई से टिकी थीं कि उसे अनदेखा करना असंभव था। जब तक यह मेरे करीबी लोगों को खतरे में नहीं डालता, मैं कुछ भी करूंगा। क्विंटन का चेहरा थोड़ा चमक उठा। ये प्रस्ताव उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था, फिर भी एलिस्टर ने जिस तरह से कहा उससे ऐसा लगा कि उसे उसकी ताकत का एहसास हो रहा है। लेकिन फिर एलिस्टर के चेहरे पर भाव गहरे हो गए और उसका स्वर कुछ ठंडा, ज्यादा तीव्र हो गया। लेकिन उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये सिर्फ एक बार का उपकार होगा। वह सीधा हुआ, उसकी आंखें सख्त हो गईं। मैं तुम्हारे लिए एक से ज्यादा काम नहीं करूंगा। मैं उपकार का बदला चुकाने को तैयार हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने स्वाभिमान को जोखिम में डालकर ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ड्रैगन्स का अधिपति हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 और मैं किसी को जवाब नहीं देता। उसकी आवाज़ में गंभीरता साफ झलक रही थी। प्रस्ताव उदार था, लेकिन ये याद दिलाने के साथ आया कि एलिस्टर के गौरव, उसकी संप्रभुता से कभी समझौता नहीं किया जा सकता, किसी एहसान के लिए भी नहीं। ये स्पष्ट था कि उसका ड्रैगन रक्त उसके विचारों को थोड़ा प्रभावित कर रहा था। थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है,
ये हमारे सौदे की शर्तें होंगी। आप मुझे और मेरे साथियों को अपनी सुरक्षा प्रदान करेंगे, साथ ही साथ मैंने जिस दिव्य देवता की बात की थी उसे एक एहसान देंगे, बदले में मूनस्टोन। एक लंबे विराम के बाद एलिस्टर ने एक बार सिर हिलाया। वास्तव में आदान प्रदान की सादगी ने यह स्पष्ट कर दिया। अब आगे कोई बातचीत नहीं होगी, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। सौदा तय हो चुका था, रेखाएं खींची जा चुकी थीं। क्विंटन ने सावधानी से एलिस्टर को ब्रीफकेस सौंपा। एलिस्टर ने बिना कुछ कहे उसे ले लिया। उसे खोलने से पहले उसकी आंखें कुछ पल के लिए उस पर झपकती रहीं। अंदर सुरक्षित रूप से रखा हुआ मूनस्टोन था। एक पल भी बर्बाद किए बिना एलिस्टर ने केस को एक तरफ फेंक दिया। भारी हवा में जमीन पर गिरने की आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मूनस्टोन को हाथ में थामे हुए उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मुझे लगता है कि अब हम यहाँ समाप्त हो चुके हैं, उसने कहा। क्विंटन ने सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखों में जिज्ञासा का एक स्पर्श बना हुआ था। समय आने पर मैं आपसे कैसे संपर्क करूं? एलिस्टर के जवाब देने से पहले उसका एक ड्रैगन उसके करीब आ गया। टेरा अपने विशाल ड्रैगन रूप में परिदृश्य की छाया से उभरी। उसके भव्य आकार के कारण हर कदम पर जमीन कांप रही थी। टेलीपैथी, उसने कहा। उसकी आवाज़ गहरी थी, हवा में कंपन भेज रही थी। क्विंटन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि ड्रैगन अपनी हरकतों को धीमा कर रहा है, अपने एक बड़े पंजे को आगे ला रहा है। टेरा ने बोलते हुए उसे नीचे कर दिया। अपना सिर यहाँ रखो, उसने निर्देश दिया। उसके निर्देशों को सुनते हुए क्विंटन आगे बढ़ा और धीरे से अपना सिर उसके पंजे पर रख दिया। एक पल में उसके माथे पर एक अजीब निशान दिखाई दिया। एक ड्रैगन कौशल शिखा, जो फीकी पड़ने से पहले चमकीले नीले रंग में चमक रही थी। अच्छा, टेरा ने कहा जैसे ही उसने अपना विशाल सिर धीरे से हिलाया। अब जब भी तुम मेरे स्वामी से बात करना चाहो तो तुम्हें पहले मेरे पास से गुजरना होगा, फिर मैं तुम्हारा संदेश पहुंचाऊंगी। क्विंटन की नज़र एक पल के लिए उस पर टिकी रही। एक संक्षिप्त विराम के बाद उसने सिर हिलाया। समझ गया। एलिस्टर, जिसने आदान प्रदान देखा था, ने एक बार स्वीकृति में सिर हिलाया। तो फिर यही होना चाहिए, उसने कहा। तुम अपनी महिला मित्र के साथ वहां वापस चले जाओ तो अच्छा रहेगा। क्विंटन ने मुड़कर दूर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया, कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसे अचानक अपने पैर पर एक तीखी पकड़ महसूस हुई। नीचे देखते हुए उसने गिल्ड के सदस्यों में से एक को देखा। उनकी आंखें हताशा से चौड़ी हो गई थीं। कृपया हमें बचाओ, उन्होंने विनती की। उनकी आवाज़ डर से कांप रही थी। हम आपकी मदद के बिना जीवित नहीं रह सकते। क्विंटन का चेहरा एक विकृत भाव में बदल गया क्योंकि उनके हाथ का वजन उसके पैर पर दबा हुआ था। वह सिहर उठा। यह मेरा टूटा हुआ पैर है यार, उसने बीच में ही परेशान होकर कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उनके हाथ पर जोर से रौंदा, जिससे उन्हें दर्द में अपनी पकड़ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हे भगवान यार, गिल्ड के सदस्य ने पीड़ा में चिल्लाते हुए उनका हाथ खींच लिया, जबकि क्विंटन लगातार गिरता रहा, उन्हें एक और नज़र भी नहीं बख्शी। हताशा भरी विनती दूर तक फीकी पड़ गई क्योंकि क्विंटन आगे बढ़ गया, स्पष्ट रूप से बेफिक्र। जैसे ही वह वीरा के पास पहुंचा, जो होवर बाइक पर इंतजार कर रही थी, क्विंटन ने जल्दी से उस पर छलांग लगा दी और बिना कुछ कहे वे क्षितिज की ओर तेजी से चले गए। हवा उनके पीछे से तेजी से गुजर रही थी। उनके पीछे एलिस्टर की आवाज़ गूंजी, ठंडी और आज्ञाकारी। अब मेरे ड्रैगन, जो हमने शुरू किया था उसे खत्म करो। अध्याय 309, सर्वशक्तिमान अमृत का निर्माण। मन की गहराई में एलिस्टर और टेरा एक दूसरे के बगल में खड़े थे, दोनों अपने लड़ाकू रूपों में, जैसे कि वे सर्वशक्तिमान अमृत का निर्माण करने की तैयारी कर रहे थे। टेरा ने अपने चश्मे को समायोजित किया। उनके फ्रेम उनके चारों ओर अंतरिक्ष की ब्रह्मांडीय चमक में हल्के से चमक रहे थे, जबकि वह थोड़ा मुस्कुराए। मैं अमृत का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार हूं, उसने आत्मविश्वास से कहा। एलिस्टर ने अपना सिर थोड़ा बाईं ओर झुकाया। उसकी अभिव्यक्ति चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण थी। टेरा के करीब आते ही उसकी उंगलियां उसकी पार की हुई भुजाओं पर हल्के से ताल बजा रही थीं। क्या तुम्हें यकीन है कि इसके लिए तुम्हें भट्टी की ज़रूरत नहीं है? उसने पूछा। तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे बस तुम पर भरोसा करने की ज़रूरत है और यह हो जाएगा? टेरा ने धीरे से फुफकारते हुए अपने चश्मे को फिर से समायोजित किया। एलिस्टर की ओर देखते ही उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मेरे स्वामी, उसने शुरू किया, मेरा ज्ञान बहुत बड़ा है और कीमिया में मेरी महारत बेजोड़ है। भट्टी मुझे केवल धीमा कर देगी। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और एक पल में उसके चारों ओर हवा में सुनहरे ग्लिफ बनने लगे। उनके जटिल पैटर्न एक साथ बुने हुए थे। ग्लिफ तेजी से घूम रहे थे, उनका प्रकाश स्पंदित हो रहा था क्योंकि टेरा ने अपना बायां हाथ दाएं हाथ से जोड़ने के लिए हिलाया। उसकी उंगलियां चमकते प्रतीकों का मार्गदर्शन कर रही थीं। मुझे बस ज़रूरी सामग्री और मेरी क्षमताओं पर आपका पूरा भरोसा चाहिए। बाकी सिर्फ समय और ध्यान की बात है। एलिस्टर ने ग्लिफ को आकार लेते देखा। उसकी आंखें उन पर टिकी हुई थीं। उसने अपनी बाहें फैलाईं और धीरे से आह भरी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी।
बहुत बढ़िया, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि क्या दांव पर लगा है। विफलता कोई विकल्प नहीं है। टेरा ने फिर से अपना चश्मा ठीक किया, उसकी मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई। विफलता, उसने दोहराया, मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं पता। चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही ग्लिफ और भी चमक उठे और मन के स्थान पर अपनी रोशनी बिखेरने लगे। एलिस्टर थोड़ा पीछे हट गया और बड़बड़ाया, इन्वेंट्री। हवा में एक हल्की झनकार गूंजी और उसके सामने एक चमकती हुई पीली सिस्टम विंडो दिखाई दी। एलिस्टर ने आवश्यक वस्तुओं को निकालना शुरू किया, प्रत्येक वस्तु एक एक करके उसके हाथ में आती गई। सबसे पहले बोतल आई जिसमें एक चमकदार हरा तरल था। वर्ल्ड ट्री सैंप, उसने कहा, इसे अपने चारों ओर मंडराते हुए। इसके बाद उसने फीनिक्स पंख को वापस लिया। फीनिक्स पंख। फिर मूनस्टोन आया, इसकी चांदी जैसी चमक ने आसपास के वातावरण पर एक शांत आभा बिखेरी। मूनस्टोन, उसने कहा और इसे अन्य वस्तुओं के साथ मंडराते हुए सावधानी से रखा। अंत में उसने आखिरी बार इन्वेंट्री में हाथ डाला और एक पीले रंग का स्पंदित कोर निकाला जिसके चारों ओर एक धातु की छिपकली घूम रही थी। इसने मैना की एक धीमी ध्वनि उत्सर्जित की जिससे इसके चारों ओर का स्थान थोड़ा विकृत हो गया। टेरा की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने कोर को पहचान लिया था। उसने अपने चश्मे को ठीक किया, अपने चेहरे पर उलझन के भाव के साथ करीब कदम बढ़ाया। मेरे प्रभु, उसने तीखी आवाज में कहा, वह अधिपति की विरासत है। क्यों? आप इसे क्यों बाहर लाएंगे? एलिस्टर ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि यह अमृत को पूरा करने के लिए आवश्यक अंतिम घटक है। इसके बिना यह प्रयास निरर्थक होगा। टेरा ने अपने चश्मे को तेजी से ठीक किया। मेरे प्रभु, वह विरासत है, कोई साधारण घटक नहीं। ये हमारी जाति पर आपके प्रभुत्व का प्रतीक है, आपके अधिकार का सार है। उससे आगे 11। वह करीब आई, स्पंदित कोर की ओर इशारा करते हुए। इसके चारों ओर हवा की हल्की विकृति उसकी हरकतों को थोड़ा विकृत कर रही थी। इसमें आपसे पहले आए हर अधिपति के टुकड़े हैं। उनकी बुद्धि, उनकी यादें, वे इस कोर के भीतर मौजूद हैं, जो ड्रैगन की कम पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने के लिए संरक्षित हैं। टेरा की नीली आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आवाज़ धीमी हो गई। ऐसी कलाकृति को शिल्प सामग्री के रूप में इस्तेमाल करना बेमिसाल लापरवाही का काम होगा। आपका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा, हाँ, लेकिन एक नायक के रूप में नहीं। आपको एक अधिपति के रूप में याद किया जाएगा जिसने ड्रैगन जाति के पतन में योगदान दिया। उसने अपने चश्मे को फिर से ठीक किया। लेंस कोर की फीकी चमक को पकड़ रहे थे क्योंकि वह एलिस्टर को देख रही थी, उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। एलिस्टर ने अपनी नज़र स्थिर रखी, उसका स्वर दृढ़ लेकिन शांत था। और अगर मैं उन लोगों की रक्षा नहीं कर सकता जो मुझ पर भरोसा करते हैं तो विरासत क्या है? मैं संकोच नहीं करूंगा, टेरा। जब मैं इतना करीब हूं तो नहीं, उसने अपने पंजे वाले हाथ को मुट्ठी में मोड़ते हुए कहा। टेरा ने अपने चश्मे को ठीक किया, उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। मेरे प्रभु, उसने धीरे से कहा, मैं कभी भी आपके आदेशों की अवहेलना नहीं करूंगी। लेकिन आपके सलाहकार के रूप में अगर मैं सच नहीं बोलूंगी तो मैं आपको निराश कर दूंगी। विरासत को एक घटक के रूप में उपयोग करना एक ऐसा निर्णय है जिसका आपको भविष्य में निश्चित रूप से पछतावा होगा। वह अपनी बाहों को क्रॉस करते हुए थोड़ा पीछे हट गई। कोई विकल्प ढूंढना समझदारी होगी। हमेशा कोई दूसरा रास्ता होता है, चाहे हालात कितने भी भयानक क्यों न लगें। एलिस्टर ने गहरी सांस ली, उसकी खोपड़ी के चारों ओर के तराजू गायब हो गए। उसने अपने बालों में अपना दाहिना हाथ फेरा, उसकी अभिव्यक्ति निराशा और भ्रम से भरी हुई थी क्योंकि वह खुद को गहरे विचारों में खो चुका था। उसकी नज़र पास में मंडराती हुई चमकती हुई विरासत पर टिकी हुई थी। और कहाँ, मुझे इस दुनिया में एक सच्चे ड्रैगन का मूल कहाँ मिलेगा? ऐसी चीज़ पौराणिक श्रेणी से परे है। ये निश्चित रूप से पौराणिक होगी। जब वह बोल रहा था तो उसकी हरकतों के कारण मन के स्थान में मंद प्रकाश उसके दाहिने हाथ की अंगूठी पर चमकने लगा। उसमें जड़ा गुलाबी रत्न धीरे से चमक रहा था, लगभग उसकी उंगलियों के तराजू के नीचे छिपा हुआ था। टेरा की तेज आंखों ने तुरंत इसे देखा और उसके होंठ एक छोटी, जानकार मुस्कान में मुड़ गए। उसने अपना चश्मा फिर से ठीक किया, फिर बोली, जैसा कि भाग्य में होगा मेरे प्रभु, हमें एक की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। उसने उसके हाथ की अंगूठी की ओर इशारा किया, उसकी आवाज़ शांत लेकिन उद्देश्यपूर्ण थी। उत्तर जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक करीब है। एलिस्टर रुक गया, उसकी नज़र उसकी उंगली पर गुलाबी रत्न पर चली गई। जैसे जैसे समझ आने लगी, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। रत्न को घूरते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि यह एक सच्चे ड्रैगन का कोर? हाँ मेरे प्रभु, टेरा ने एक दृढ़ सिर हिलाते हुए वाक्य समाप्त किया। उसकी नज़र स्थिर रही अंगूठी पर। और यह उससे भी बढ़कर है। यह एक ऐसी कलाकृति भी है जो काफ़ी समय से आपकी यादों को दबा रही है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप इसे उतार दें तो बेहतर होगा। अध्याय 310 शून्य से आवाज़ें। जैसे ही एलिस्टर ने अपनी नज़र अंगूठी पर डाली, उसका हाथ सहज रूप से मुट्ठी में सिमट गया।
जिस क्षण उसने ध्यान केंद्रित किया, उसके सामने एक चमकती हुई पीली सिस्टम विंडो प्रकट हुई। आइटम जानकारी विंडो। नाम, रिंग ऑफ फोकस। दुर्लभता, महाकाव्य। विवरण, 7वें ड्रैगन अधिपति एलोरिया के मूल से गढ़ी गई एक अंगूठी। अपने अत्यधिक ध्यान और अपने दिमाग से अनावश्यक विचारों को हटाने की बेजोड़ क्षमता के लिए जानी जाने वाली एलोरिया ने युद्ध और रणनीति दोनों में हावी होने के लिए इस कौशल का इस्तेमाल किया। प्रभाव, खिलाड़ी अस्थायी रूप से भूलने के लिए एक विशिष्ट विचार या स्मृति को निर्दिष्ट कर सकता है। चुना गया विचार तब तक अप्राप्य रहेगा जब तक कि अंगूठी खाली न हो जाए। एलिस्टर की आंखों ने विवरण पढ़ा, उसकी अभिव्यक्ति सख्त हो गई। 7वें ड्रैगन अधिपति का मूल। उसने बड़बड़ाया, उसकी पंजे वाली उंगलियां अंगूठी के पास मडरा रही थीं, जैसे कि वह उस निर्णय का परीक्षण कर रही हो जो वह लेने वाला था। टेरा ने सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी नज़र उस पर टिकी हुई थी। जैसा कि मैंने कहा, मेरे प्रभु, वह अंगूठी विरासत या हमारे लोगों के भविष्य का त्याग किए बिना अमृत तैयार करने की कुंजी हो सकती है। एलिस्टर ने तुरंत जवाब नहीं दिया, उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। अंगूठी की हल्की चमक ऐसे चमक रही थी मानो वह जीवित हो, लगभग ऐसा मानो वह उसकी हिचकिचाहट को समझ सकती हो। और क्या होगा अगर उन यादों को किसी कारण से दबा दिया गया हो? जाहिर है, मैंने ही यह अंगूठी पहनी थी, हालांकि मुझे इस समय कारण के बारे में पता नहीं है। मेरे लिए कुछ भूलना चाहना, इसका मतलब ये होना चाहिए कि यह कुछ ऐसा है जिसका सामना करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। या शायद कुछ ऐसा है जो मेरे विचारों को परेशान कर रहा है। टेरा ने फिर से अपना चश्मा ठीक किया। तो उनका सामना करो, मेरे प्रभु। आप अधिपति हैं। जो भी सत्य आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सहने की ताकत आपके पास है। इसके अलावा, उद्धरण चिन्ह ... क्या आप वास्तव में अज्ञानता में रहना चाहते हैं, ये जानते हुए कि इसकी कीमत हमारी जाति के भविष्य को चुकानी पड़ सकती है? एलिस्टर ने गहरी सांस ली, उसका पंजे वाला हाथ अंगूठी पर मडरा रहा था। अज्ञानता मुझे कभी रास नहीं आई, टेरा। लेकिन अगर तुम जो कह रही हो वह सच है। वह चुप हो गया, उसकी पीली आंखें काली पड़ गईं क्योंकि उसने अपना संकल्प दृढ़ कर लिया था। उसने अपनी उंगलियां अंगूठी के चारों ओर लपेटी, फिर उसे फिर से दबाया। तो अब समय आ गया है कि मैं याद करूं कि मैंने क्या भूलने का फैसला किया था। उसके हाथ के चारों ओर के तराजू धीरे धीरे गायब होने लगे, जिससे अंगूठी दिखाई देने लगी। फिर एक तेज झटके के साथ उसने अंगूठी को खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही अंगूठी उसकी उंगली से छूटी, मन के स्थान में ऊर्जा की लहर दौड़ गई, जिससे उनके चारों ओर ब्रह्मांडीय चमक तेज हो गई। टेरा द्वारा बनाए गए ग्लिफ क्षण भर के लिए टिमटिमाए और मंद हो गए क्योंकि एलिस्टर से कच्चे, अनियंत्रित मन की लहर फूट पड़ी। अंगूठी अंतरिक्ष में मडरा रही थी, साथ ही मौजूद अन्य वस्तुएं भी। हल्की सी धड़कन के साथ एलिस्टर थोड़ा पीछे हट गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे खंडित छवियां और संवेदनाएं उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं। यादों, भावनाओं और सच्चाइयों का एक बहुरूपदर्शक जो उसके भीतर दफन हो गया था। एक मूक सिस्टम अधिसूचना बज उठी। 30% तक बढ़ गया है। टेरा ने सावधानी से आगे कदम बढ़ाया, उसकी आवाज़ स्थिर लेकिन कोमल थी। मेरे प्रभु, आप क्या देखते हैं? एलिस्टर ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसे अपनी दूसरी जागृति की यादें महसूस हुईं, जिन्हें उसने अंगूठी के कारण कभी नहीं देखा था। एलिस्टर एक बंजर भूमि में खड़ा था, अधिपति की विरासत उसके सीने में समा गई थी, रंग बदल रही थी। उसके चारों ओर उसके ड्रैगन जनरल खड़े थे और उनके पीछे उसकी विशाल ड्रैगन सेना। मेरे ड्रैगन रुको, हम एक साथ खड़े हैं। एलिस्टर की आवाज़ गर्जना करती थी। हम अंतिम पंक्ति हैं। उनके सामने अतिक्रमण करने वाला अंधकार था, एक राक्षसी अनाकार शक्ति जिसके पास आंखें, हाथ और स्वर थे जो अपनी गहराई से चीख रहे थे, एक ऐसा प्राणी जो प्रकाश को ही खा गया। एक भीषण ठंड ने युद्ध के मैदान को जकड़ लिया। एलिस्टर का शरीर चमक उठा, विरासत ने बर्फीले नीले रंग की चमक ले ली। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। उसके चांदी के बाल लंबे हो गए, उसकी आंखें नीली हो गईं, उसके सींग भी, और उसके आसपास की हवा ठंडी हो गई। वह बदल गया, उसका शरीर हिमनद कवच में लिपटा हुआ था, उसकी सांस हवा को जमा रही थी। पूर्वज फ्रिस्ट, मुझे अपनी शक्ति उधार दो, एलिस्टर ने ठंड के अधिपति से फुसफुसाया जिसका सार उसने उधार लिया था। उसके हाथ की एक लहर के साथ बर्फ के तूफान भड़क उठे, अंधेरे की लपटें जम गईं, लेकिन वे टूटकर अलग हो गईं। वह और उसके ड्रैगन आगे बढ़े। भगवान, ये टूट रहा है, थंडर स्टॉर्म ड्रैगन ने दहाड़ते हुए कहा, उसके पंजों से बिजली चमक रही थी। फिजल, यादें बिखर गईं, एक चीख गूंजी। एलिस्टर ने समय रहते पलटकर देखा कि वह अंधेरे की कॉन्टों से घिरी हुई है। नहीं, नहीं, उसकी चीख ने दृश्य को तोड़ दिया, पानी की एक लहर ने उसे घेर लिया। एलिस्टर का रूप फिर से बदल गया। पूर्वज गो, राजेन, मुझे अपना समुद्र उधार दे दो। उसके बाल छोटे, गहरे नीले हो गए, उसकी आंखें चमकीली नीली हो गईं, उसके तराजू अब तरल नीलम की तरह चमक रहे थे। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, हाइपरहाइड्रो मंत्रों का आह्वान किया।
विशाल लहरें कहीं से भी जीवन में आ गईं, कई ड्रैगन के सिर के रूप में, अथक बल के साथ अंधेरे में टकराते हुए, फिर से जमने के लिए आगे बढ़ते हुए जैसे ही उसका रूप वापस फ्रिस्ट में बदल गया। लाइन पकड़ो, ड्रैकुइन ने चिल्लाया, उसकी ज्वलंत सांस रसातल में अस्थायी अभयारण्यों को तराश रही थी। वह और अब की शून्य कबीले के अन्य ड्रैगन ऊपर आसमान से आग की लपटें उड़ा रहे थे। फिजल, यादें बिखर गईं। मेरे प्रभु, ये पर्याप्त नहीं है। एरिन, स्काई ड्रैगन चिल्लाया, उसकी आवाज़ तनावपूर्ण थी क्योंकि उसने अंधेरे की ओर रेजा हवाओं के झोंके भेजे थे। अंधकार ने जवाबी हमला किया, टैंडल्स ने प्रहार किया बाहर। ड्रैकुइन, तुम पीछे हो। वह मुड़ा, बहुत देर हो चुकी थी। वह डूब गया था, तने बाहर निकल रहे थे, उसके कबीले के और सदस्यों को अपनी गहराई में खींच रहे थे। एलिस्टर के चेहरे पर खौफ का भाव देखा जा सकता था, उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गई थीं। फिजूल, यादें बिखर गईं। एक और चीख युद्ध के मैदान में गूंज उठी। फिर से नहीं, फिर से नहीं। एलिस्टर ने गुर्राहट की, उसकी आवाज़ क्रोध और हताशा से कांप रही थी। इस बार वह अपने असली ड्रैगन रूप में था, उसका विशाल शरीर सभी तरह के हमले कर रहा था लेकिन कोई भी प्रभावी नहीं था। क्या तुम? एलिस्टर की आवाज़ कांप उठी क्योंकि अंधेरे ने एक धुंधली आकृति बनाई, मानव जैसी। लेकिन विचित्र, उसकी हंसी उसके दिमाग में गूंज रही थी। एक छाया तुम्हारी विफलता है, अधिपति, ये फुसफुसाया। फिजूल, यादें बिखर गईं। युद्ध का मैदान अराजकता में ढह गया। एक एक करके बचे हुए जनरल गिर गए। एरिन के पंख टूट गए, उसकी चीखें खामोश हो गईं क्योंकि रसातल ने उसे निगल लिया। केलित की बिजली से भरी दहाड़ बुझ गई। लड़ो, लड़ना बंद मत करो, एलिस्टर दहाड़ता हुआ बोला, उसकी आवाज़ कर्कश थी।